वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। तो फिजिक्स में हम लोग गाउस थ्योरम पढ़ रहे थे। उस गाउस थ्योरम में कुछ उसके पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े थे, कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। उन एग्जांपल्स में से मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था आपको। मैंने बोला था कि अगर कोई घन है और उस घन के एक कोर पर अगर कोई आवेश रख दिया जाए तो उस घन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो उसका हम लोग एक सोल्यूशन ले लेते हैं फटाफट तेजी के साथ। अगर सॉल्व हो गया जिससे तो कोई बात नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा था ये एक घन है और इस घन की एक कोर पर कोई आवेश रखा हुआ है। ये कोर है, किनारा है, लाइन है, इस पर आवेश क्यों है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि पहले इस आवेश को हम लोग इनक्लोज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक घन है, इस घन के एक कोर पर आवेश क्यों रखा हुआ है। इसको क्लोज करने के लिए एक घन हम इसके पैरेलल ऐसे लगा देंगे, एक घन इसके ऊपर लगा देंगे और एक घन जो पहले रखा था इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए, ये पूरा का पूरा जो आवेश है ये 1 2 3 और इसके ऊपर 4 घनों में बराबर बराबर बट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इससे निकलने वाला जो फ्लक्स है वो फाई डैश इज इक्वल टू इस वाले घन से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फाई डैश बराबर 1/4 ऑफ फाई नेट या फाई कुल फ्लक्स का 1/4 हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि अगर मैं ये कहूँ कि इसके किसी एक फलक से कितना फ्लक्स पास होगा, तो देखिए जब हम इस कोर पर कोई आवेश रखेंगे तो इस कोर में आवेश रखने से इस पर जलने वाले बल्ब की जो किरणें हैं वो इस पृष्ठ से पास नहीं होगी और इस पृष्ठ से पास नहीं होगी। जैसे इस दीवार के एक जो है लाइन पर कोई लाइट जल रही है तो इससे इस छत से लाइट पास नहीं होगी और इस दीवार से पास नहीं होगी। फिर कितने फलक बचे, यह लाइट 1 2 3 और 4 फलकों से पास होगा। तो इसके एक फलक से कितना फ्लक्स पास होगा, तो किसी एक फलक से पास होने वाला फ्लक्स फाई डबल डैश इज इक्वल टू फाई डैश अपॉन 4 1/4 पास होगा, या यूँ कह दो कि फाई डबल डैश इज इक्वल टू 1/4 ऑफ क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस घन से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके एक पृष्ठ से उसका 4, तो एक पृष्ठ से पास होगा 1/16 ऑफ फाई कुल फ्लक्स का 1/16 पास होगा। ये इसका आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था, वो दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मान लीजिए अगर कोई एक चार्ज है और घन के एक शीर्ष पर रखा है, एक वर्टेक्स पर रखा है। अब मान लीजिए ये चार्ज क्यों इसके वर्टेक्स पर रख दिया गया, तो वर्टेक्स पर रखने पर पहले हम इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर एक वर्टेक्स पर रखा हुआ है, तो इसको क्लोज करने के लिए एक घन यहाँ रखेंगे, एक घन इसके ऊपर, एक जो पहले रखा गया था इसके ऊपर, 4 हो गए। ऐसे ही 4 घन यहाँ पर रख देंगे और ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगा। तो इस आवेश का जो कुल फ्लक्स है वो 8 घनों में बराबर बराबर वितरित हो जाएगा। तो एक घन से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फाई डैश बराबर कुल फ्लक्स का 1/8 पास हो जाएगा, क्योंकि 8 घन रखे जा रहे हैं उसको पैक करने के लिए। देखिए ये यहाँ पर रखा, एक तो ये रखा हुआ है, दूसरा तीसरा इसके ऊपर चौथा और ऐसे ही 4 इधर, 1 2 3 4, तो 1/8 पास हो जाएगा। अब इसकी एक दीवार से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स पासेस थ्रू 1 वॉल इज इक्वल टू हो जाएगा कुल फ्लक्स कितना था, या यूँ कह दो कि इस घन से कितना फ्लक्स निकल रहा था, तो फाई डैश। अब देखिए मान लीजिए कि अगर किसी एक कमरा है, उस कमरे के एक कोने पर आवेश रखा है या कोई बल्ब जल रहा है, तो उसकी लाइट जो है किरणें कितने फ्लक्स से पास होंगी। तो देखिएगा यहाँ पर बल्ब जल रहा है, तो इस बल्ब की रोशनी या प्रकाश किरणें इस फ्लक्स के से पास नहीं होगी, इससे पास नहीं होगी और इससे भी पास नहीं होगी। इन 3 फलकों से ये लाइट या रोशनी या प्रकाश की किरणें पास नहीं होंगी, नहीं गुजरेंगी।
तो बाकी रोशनी कितने पृष्ठों पर पड़ेगी, शेष बचे 3 पृष्ठों पर, क्योंकि घन पे 6 फ्लक्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का 1/3 हो जाएगा, या यूँ कह दो कि 5 बराबर 1/8 एंड 1/3 ऑफ कुल फ्लक्स। तो यूँ कह सकते हैं कि इसकी एक पृष्ठ जो कुल फ्लक्स पास होगा वो 1/24 ऑफ कुल फ्लक्स का 1/24 पास होगा। इस तरह इस सवाल को हम लोगों ने कर लिया। अब आज हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कि आवेशों का किसी वस्तु पर वितरण किस प्रकार होता है, आवेश किस प्रकार किसी वस्तु पर बटा होता है, इसका हम लोग स्टडी करेंगे। आवेशों का वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज क्या होता है। देखिए, चार्जेज का डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि अगर किसी वस्तु को चार्ज दिया गया तो वो चार्ज, वो आवेश कहाँ पर फैला, कहाँ पर गया, इस चीज़ का हमको स्टडी करना है। तो यदि किसी वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उस वस्तु पर समान रूप से फैलता है। कहाँ फैलेगा ये हम वस्तु को देखकर बताएंगे, लेकिन जहाँ भी फैलेगा वहाँ पर समान रूप से फैलेगा, यानी उसका वितरण जो है वो सतत रूप से होगा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक तार है, तार को आवेश दिया तो आवेश उस तार पर, उसकी लंबाई पर या उसकी लाइन के अनुदिश समान रूप से फैल जाएगा। किसी पतली प्लेट को देंगे तो उस प्लेट पर समान रूप से फैल जाएगा। किसी चालक वस्तु को देंगे, ठोस को, तो उसके पृष्ठ पर फैलता है। और अगर हम अचालक वस्तु, अचालक, ठीक है ना, अचालक वस्तु को देंगे तो वह आवेश उसके पूरे आयतन में समान रूप से फैलता है। इसका स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। तो आवेशों का सतत वितरण करता है कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश वस्तु में समान रूप से फैल जाता है, और यह 3 प्रकार से वितरित होता है। पहला समझेंगे हम लोग रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मान लीजिए कि एक बहुत बारीक पतला तार आपने ले लिया और उसको आवेश देंगे तो आवेश भी उस तार पर समान रूप से फैल जाएगा। तो मुझे क्या दिखेगा कि यह तार आवेशों से बना हुआ दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, आवेश या इलेक्ट्रॉन का एक मैंने घोल ले लिया, घोल, और उस घोल को एक लाइन के रूप में बारीक सी लाइन बना दी, तो इलेक्ट्रॉनों की एक कतार बना दी। इस तरह से जो लाइन बन गई उस पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है, तो इसे हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। अर्थात यदि कोई आवेश पतली लाइन के रूप में वितरित होता है उसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक तार है, इसको आपने आवेश प्लस क्यू दे दिया, इसको क्यू आवेश दिया गया है, तो इसके अल्पांश को ले लिया जाएगा, छोटा सा इसका पार्ट ले लिया जाए जिसकी लेंथ है dl। अब dl लेंथ, जब लेंथ बहुत छोटी ली तो उस लेंथ पर आवेश कितना होगा, बहुत थोड़ा होगा। बहुत थोड़ा का मतलब इस पर आवेश जो होगा वो dq हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग दिखा देंगे लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, या यूं परिभाषा में कह देंगे कि किसी रेखीय वस्तु को दिया गया आवेश और उसकी लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर मैं इसका अल्पांश लेता हूँ तो अल्पांश में आवेश dq और उसकी लंबाई dl, तो हम लैम्डा को dq अपॉन dl भी कह सकते हैं।
अगर मुझे डी क्यू की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा डी एल। देखिए लैम्डा की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स जो क्रिटिकल होते हैं उनमें कुछ ऐसा दिया जाएगा कि कोई तार पीछे से पतला है और आगे थोड़ा मोटा हो रहा है, तो आवेश जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक नियत रूप से बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो वहाँ पर लैम्डा के साथ एक कांस्टेंट लगा होता है। उन न्यूमेरिकल्स में हम लोग उस कांस्टेंट को लेकर के चलते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, वो अपने नीट लेवल में आता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर एक जैसा तार है तो उसके किसी अल्पांश का आवेश लैम्डा डी एल होता है, या लैम्डा को क्यू अपॉन एल भी लिखा जा सकता है। तो डी क्यू बराबर लिख सकते हो क्यू अपॉन एल मल्टी डी एल, ये हो जाएगा अल्पांश का आवेश। लैम्डा का मात्रक क्या हो जाएगा, लैम्डा का मात्रक Q अपॉन एल यानी कि कूलाम अपॉन मीटर। विमा क्या हो जाएगी लैम्डा की, लैम्डा की विमा हो जाएगी आवेश की हो गई 80 और लेंथ की हो गई L, तो ये हो जाएगा आपका ATL माइनस 1। ATL माइनस 1 इसकी डायमेंशन विमा मिल गई हमें। अब आपसे कहा जा सकता है कि इसके किसी अल्पांश जिसका चार्ज है dq, इसके कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी। समझ में आ गई बात, यहां से अल्पांश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो अल्पांश के कारण तीव्रता जो होगी वो भी बहुत थोड़ी होगी, पूरे तार के कारण तो ज्यादा होगी, लेकिन इस अल्पांश के कारण कितनी होगी, तो बहुत थोड़ी होगी। हमें पता है E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि आपने आवेश बहुत छोटा लिया है तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा, और तीव्रता भी थोड़ी होगी तो यहाँ पर डी ई हो जाएगा। अच्छा, इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म अगर लेनी है तो डी ई का वेक्टर लग जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप या एन कैप भी सकते हो, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होगी तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर पूरे तार को ले लिया जाए तो पूरे तार के कारण तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन डाल देंगे डी ई बराबर है के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, या ई बराबर डी ई का इंटीग्रेशन ई हो जाएगा इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू को क्या लिख दूंगा मैं, क्यू अपॉन एल डी एल, क्यू अपॉन एल मल्टी डी एल। ओके, अच्छा इसकी लेंथ ए से बी तक ले लिया मैंने, तो जो एल है ये तो फिक्स है, कितना लंबाई है इसका, और इसका चार्ज भी फिक्स है आपका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर E बराबर के अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल और आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। यहाँ पर हम एन कैप या कोई डायरेक्शन है, सदिश राशि है, इंटीग्रेशन कर देंगे एन कैप, और इसका लिमिट क्या हो जाएगा ए से बी तक। ये कहीं कहीं पर लैम्डा के अपॉन आर स्क्वायर लिखा होता है, तो मैंने बताया कि लैम्डा फिक्स है, कांस्टेंट है, प्रत्येकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कांस्टेंट है, तो लैम्डा के अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं, या के क्यू अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर इन दिस। ओके, दिस इज योर इंटेंसिटी ड्यू टू स्लाइड पार्ट ऑफ दिस लाइन चार्ज। ओके, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका रेखीय आवेश वितरण। दूसरा होता है आपका पृष्ठीय आवेश वितरण। यदि दिया गया आवेश पृष्ठ पर फैलता है, पृष्ठ पर कब फैलेगा, मैंने आपको बता दिया, अगर चालक है तो आवेश उसके पृष्ठ पर फैलता है,
अचालक है तो उसकी आयतन पर, या फिर बिल्कुल पतली शीट हो, कागज से भी पतली शीट हो, तो उस पर जो आवेश दिया जाएगा तो वो आवेश एक पृष्ठ पर ही रहेगा। पृष्ठ दो होंगे पर इतना बारीक होगा, जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन का घोल ले लिया और इलेक्ट्रॉन के घोल को फैला दिया, तो वो आवेश की एक पतली परत बन गई कि नहीं बन गई। बस वही है आवेश का पृष्ठीय वितरण। दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये पृष्ठीय आवेश वितरण डायरेक्ट। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा, ये एक आपने एक पतली सी शीट ले लिया, बारीक पतली है बिल्कुल, एरिया से कुछ भी हो सकता है, इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया। ओके, अब अगर आप इसको टोटल चार्ज क्यू देते हैं तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ले लेंगे। ओके, अगर हम इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं ये, तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा डी क्यू, उसका एरिया कितना हो जाएगा डी ए, अल्पांश लिया गया है तो सिग्मा बराबर लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी ए, या डी क्यू बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा डी ए, इसका ये बहुत ज़्यादा होगा, और डी क्यू को आप लिख सकते हो टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया मल्टीप्लाइड विद डी ए। अगर चादर समान पतली है तो वहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब पृष्ठीय आवेश है तो सिग्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, सिग्मा का मात्रक हो जाएगा कूलाम अपॉन एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दैट इज मीटर स्क्वायर। सिग्मा की विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी ए टी और नीचे L2 ऊपर जाएगा L -2 हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। ये ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसा कि आपने ध्यान हो कि जो द्रव्यमान वितरण हुआ करता था 11th में, मास डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हुआ करता था। रेखीय द्रव्यमान वितरण, पृष्ठीय द्रव्यमान वितरण, आयतन द्रव्यमान वितरण, बिल्कुल सेम डिट्टो वही चीज़ है, बस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चार्ज का हो रहा है। इसके किसी अल्पांश के कारण R2D पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सिंपल सी वही बात जो भी लिखा था मैंने, अल्पांश की इंटेंसिटी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एन कैप या आर कैप, डायरेक्शन ले लेंगे सदिश रूप में, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर फॉर्म में, ऐसे लिख देंगे ई इज इक्वल टू के डी क्यू को क्या लिख दोगे आप सिग्मा डी ए, के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर एन कैप, के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डी ए और एन कैप हो जाएगा। डी ए क्या हो जाएगा, डी ए का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, तो डी ए पूरा सरफेस ले लिया जाएगा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डी ए एन कैप और एस लिखते हैं। एस का मतलब पूरी सरफेस, फुल सरफेस, उसका एरिया डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए, तो पूरा एरिया ले लिया जाएगा, तो सरफेस एरिया यहाँ पर ले लिया जाएगा, सरफेस एरिया। ओके, थर्ड जो पार्ट आता है हमारे पास में होता है आपका आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण क्या होता है, तो यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस वस्तु के आयतन में समान रूप से फैलता है
तो इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, उसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर वस्तु अचालक है, कैसी है, अचालक है, तो उसमें आवेश उसके आयतन में फैलता है। देखिए होता क्या है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो यूँ कहता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपने एक चालक वस्तु ले ली, चालक बोला है, ओके, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है। अब मान लीजिए कि आपने क्या किया, ये चालक है, कोई आवेश नहीं इसके अंदर, इस तरह से हमने इसको ठोस चालक बनाने के लिए ऐसा बना रखा है, ओके। जैसे इसको आवेश दिया जाएगा, मान लीजिए आपने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्लस क्यू आवेश देंगे तो जैसे इस पर बहुत सारा प्लस आवेश आ जाएगा, तो ये आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल करेगा। समझ में आ जाएगा, ये प्लस प्लस होगा सारा, माइनस देंगे तो माइनस का आवेश होगा, वो एक दूसरे को रिपल करेगा, क्योंकि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जैसे ये रिपल करेगा, तो रिपल करने पर ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर सारे के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, सभी आवेश एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेंगे। अब ये बताइए अधिकतम दूरी कहाँ पर होगी, पृष्ठ पर। पृष्ठ से तो बाहर जा नहीं सकता है, जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो क्या करेगा, ये आवेश जो है अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेगा, अर्थात संपूर्ण आवेश चालक के पृष्ठों पर पहुंच जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से आवेश फैल जाएगा, ऐसे, ओके। अब देखिए पृष्ठ पर पहुंचेगा तो ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पर बहुत सारा आवेश कलेक्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो बल लगेगा प्रतिकर्षण, इसकी तुलना में कम होगा, क्योंकि पास पास है, इसकी तुलना में और कम होगा, तो ये बल ज़्यादा है और इनके बीच में बल कम है, तो ये इसको दूर करने में ज़्यादा सक्षम होगा, तो ये इसको दूर ले जाएगा, बहुत दूर नहीं ले जाएगा, नहीं तो ये बल ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात, जो रिपल्सन है, तो ये एक दूसरे को संतुलित करने का प्रयास करेंगे, और संतुलित करने में क्या होगा, संतुलित करने में स्थिति आ जाएगी कि सभी एक दूसरे से बराबर दूरी पर सिचुएट हो जाएंगे, स्थित हो जाएंगे। तो बराबर दूरी पर होने का मतलब क्या है कि उस चालक पर जो आवेश है वो समान रूप से समान दूरी पर, यानी कि इनका सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो ये होती है चालकों की कहानी कि चालकों में आवेश सरफेस पर क्यों जाता है और किस प्रकार जाता है, सतत भी होता है तो कैसे होता है। अब यही आवेश अगर किसी अचालक पर दे दिया जाए, तो अचालक पर जब आवेश दिया जाएगा तो उसके आयतन पर रहता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अतः आवेश चल करके सरफेस तक नहीं जा पाता। जो सरफेस पर आवेश होगा वो अंदर वाले को रिपल करेगा, इधर वाला उधर वाले को रिपल करेगा। इस प्रकार सभी आवेश एक दूसरे को रिपल करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण, नहीं होने के कारण ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि सभी आवेश के कण या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स या उससे लिए गए इलेक्ट्रॉन्स के कारण उत्पन्न जो होल होंगे वो एक दूसरे से समान दूरी पर पूरे आयतन में फैल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आवेशों का आयतन वितरण, आयतन में भी सतत रूप से समान रूप से फैल जाएगा अचालकों में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आयतन आवेश वितरण में मान लीजिए कि आपने कोई ठोस वस्तु ले ली और ये अचालक है। कैसा है ये, ठोस अचालक। तो इसको दिया गया आवेश जो होगा वो इसके आयतन में समान रूप से फैल जाएगा। ओके, जब इसे आयतन में समान रूप से फैल जाएगा तो क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा इसका, आयतन आवेश घनत्व इसका हो जाएगा, इसको हम रो से दर्शाते हैं। तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा यानी 2
टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या इसका मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ, जिस अब पार्ट जब छोटा है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, dv, ओके, और इसका चार्ज कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। तो यहाँ पर रो को हम ऐसे लिख देंगे अल्पांश के लिए dq अपॉन dv, या dq की वैल्यू हो जाएगी रो dv। रो को हम लोग टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टी विद dv। ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। जब हम किसी ठोस अचालक के कारण तीव्रता निकालेंगे तो वहाँ पर हम जब dq लेंगे तो dq की वैल्यू क्या हुआ करेगी, वो रो dv होगी, और रो की वैल्यू हम लोग निकाल करके वहाँ पर पुट करेंगे। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने में सफल हो पाएंगे। यहाँ पर रो का जो मात्रक हो जाएगा, रो का मात्रक कुछ ऐसा हो जाएगा, टोटल चार्ज यानी चार्ज अपॉन वॉल्यूम यानी कूलम पर मीटर क्यूब। रो की जो विमा हो जाएगी वो हो जाएगी आपका ATL -3। कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं है तो अच्छी बात है। अब इस अल्पांश का r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम इस अल्पांश के कारण लेंगे तीव्रता, तो तीव्रता DE होगी, DE मतलब अल्प होगी। तो यहाँ पर हम DE बराबर हो जाएगा, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, तो K DQ अपॉन R स्क्वायर ऐसे लिखा जाएगा। वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह इसको लिख दिया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कुछ इस तरह से लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ DE इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ K DQ अपॉन R स्क्वायर एन कैप, वेक्टर लगा दिया यहाँ पर। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो DE का तो इंटीग्रेशन E हो जाएगा, और K DQ को क्या लिखना है, रो dV, ये हो जाएगा आपका रो dV अपॉन R स्क्वायर एन कैप। अब यहाँ पर K रो अपॉन R स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा K रो अपॉन R स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dV दिस। अब dV इसकी लिमिट क्या ली जाएगी, लिमिट वही कितना इसका वॉल्यूम है, गोला है, घन है, सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम ले लिया जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम इस तरह से इसको हम लोग इसकी इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। इन इंटेंसिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम कुछ गाउस के नियम की एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, जिसमें रेखीय आवेश वितरण होगा, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी किसी तार के कारण तीव्रता, किसी आवेशित गोले के कारण तीव्रता, चादर के कारण तीव्रता, इनको हम लोग स्टडी में अगले वीडियो में लेंगे। तो इसमें कोई भी अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, धन्यवाद।